नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष क्लासेस पर। मेरा नाम है शिवम कुमार त्यागी, एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक आपको दिखाई भी दे रहा होगा। टॉपिक है एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, कृषि क्षेत्र में चुनौतियां। कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां। चैलेंजेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और चैलेंजेस फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये बड़ा जरूरी है हम सभी के लिए समझना। अब सवाल है सर, क्यों जरूरी है इसे समझना? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहता हूं या मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाना चाहता हूं, दोनों केसेस में अगर मुझे एग्रीकल्चरल सेक्टर से संबंधित चुनौतियां पता हैं, चैलेंजेस पता हैं कि मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं, अगर मुझे यह पता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल टॉपिक मेरा तैयार है। यानी आपको अगर चुनौतियों के विषय में पता है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, अगर मुझे यह पता है, आपको यह पता है, तो आप ये जानते हैं एग्रीकल्चरल टॉपिक क्या है। आज यानी पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल टॉपिक को समझने के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों को समझना जरूरी है। चुनौतियां आती हैं बेटा तीन प्रकार के मेजर चैलेंजेस आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलते हैं। पहला चैलेंज जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक निर्भरता। प्राकृतिक निर्भरता। भारत में जो कृषि की जाती है बच्चों, उसकी डिपेंडेंसी नेचर पर ज्यादा है। यानी हमें नेचुरल डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। भारत में जो कृषि होती है उसकी डिपेंडेंसी नेचर पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, नेचुरल डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। और इस नेचुरल डिपेंडेंसी से होता क्या है, प्राकृतिक निर्भरता से होता क्या है? क्योंकि भारत में कृषि प्रकृति पर निर्भर है, यानी आप ये कह सकते हैं भारत में कृषि की निर्भरता मानसून पर है ना? मानसून ज्यादा आए तब समस्या है, कम आए तब चुनौती हो गई ना हमारे सामने। मानसून पर निर्भरता है। भारत में जो कृषि की जा रही है मानसूनी निर्भरता के साथ। मैंने कहा मानसून ज्यादा आए तब समस्या लेकर आता है, और मानसून में अगर कमी आए तब समस्या होती है। मानसून ज्यादा आ जाए तो भी प्रॉब्लम है, और मानसून अगर कम आए तब भी समस्याजनक है। अब सर कैसे समस्याजनक है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। इस बात को समझते हैं, अगर नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगी। मानसून ज्यादा आ गया तो फसल नष्ट हो गई, मानसून कम आ गया तो फसल हो ही नहीं पाए। इरिगेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इससे किसान बचता है तो प्राकृतिक आपदा आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? प्राकृतिक आपदा। आपदा से मतलब ओलावृष्टि हो गई, आंधी तूफान आ गए, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए। इन सब से भी कृषि में समस्या हमें देखने को मिलती है। और इसका नतीजा क्या होता है? आज कोई भी बाप अपने बेटे को किसान बनते हुए नहीं देखना चाहता। आज कोई भी पिता अपने पुत्र को किसान बनाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, रिस्क बहुत ज्यादा है। जोखिम ज्यादा, जितना जोखिम ज्यादा उतना उस सेक्टर से लोग दूर होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इसीलिए किसान
आज कृषि करना ही नहीं चाह रहे हैं, उस क्षेत्र से दूर होना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो 8,000 9,000 की कोई जॉब, मजदूरी वाली जॉब करना पसंद करते हैं, ना कि कृषि करना। जानते हैं कि ये चांसेस कम ही हैं कुछ बचत हो। तो प्राकृतिक निर्भरता के कारण किसानों का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। इस जोखिम को कम करने के लिए समय समय पर सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है उसका नाम है राष्ट्रीय कृषि बीमा, कृषि कह रहा हूं, फसल बेटा, राष्ट्रीय फसल कृषि बीमा योजना भी चली थी, लेकिन ये थी 1999 में, लेकिन राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, और इसे पूरा कार्यक्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यक्रम। ठीक है ना, राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम, एनसीआईपी, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम, पीके मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया था इसको। और इसमें क्या किया गया, जितनी भी फसल बीमा से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही थी सरकार द्वारा, उन सभी को एकीकृत करके इस एक योजना में डाला गया, क्योंकि किसानों को इतनी सारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है कि इस पार्टिकुलर फसल से जुड़ी हुई कौन सी योजना सरकार लेकर आई है। इसी के तहत नारियल पान बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, संशोधित कृषि बीमा योजना, इन सब को इस योजना के अंतर्गत ऐड कर दिया गया। तो इस चुनौती से उभरने के लिए सरकार ने लगातार काम किए हैं। पहले फसल बीमा योजना आई, फिर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आई, फिर राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम भी सरकार द्वारा, इस नई सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित पहली चुनौती हमारे सामने ये आती है कि भारत में जो कृषि की जाती है उसकी निर्भरता प्रकृति पर है, नेचुरल डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने नजर आता है वो है संसाधनों के स्तर पर। संसाधनों के स्तर पर इसको मैं थोड़ा अलग से समझाने की कोशिश करूंगा, यहां बीचों बीच हेडिंग डालूंगा, संसाधनों के स्तर पर। दूसरा चैलेंज है एट द लेवल ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड चैलेंज जो हमें नजर आता है वो है एट द लेवल ऑफ रिसोर्सेज। और संसाधनों के स्तर पर तीन अलग अलग क्षेत्रों में हमें चुनौती देखने को मिलती है। पहला, आगत के स्तर पर, आगत के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ इनपुट्स, आगत के स्तर पर, जैसे बीज, सीड्स, जैसे उर्वरक, क्या है, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। बीज की समस्या है किसानों को भाई। बीज कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? बीज कैसा होना चाहिए सर? बीज ऐसा हो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, इनहेंस कर सके, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को क्या कर दे, बढ़ा दे। बीज ऐसा हो जो सस्ता हो, बीज ऐसा हो जिसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो, बीज ऐसा हो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, सस्ते दाम पर उपलब्धता है, पर्यावरणीय मित्र है। ऐसा नहीं है कि इस बार बीज बोया, इस बार तो पैदावार बहुत अच्छी हुई और आगे के लिए उसने क्या कर दिया, पूरा मार्केट ही क्रैश करा दिया। ये सही नहीं है। तो आगत के स्तर पर चुनौती हमारे सामने आ रही है। उस चुनौती से उभरने के लिए हमें बीज, उर्वरक, इन सब क्षेत्रों पर काम करना होगा। क्लियर? और सरकार ने किया भी है। आपने नाम सुना होगा, नेशनल जीन बैंक बनाया गया, राष्ट्रीय बीज कोष बना दिया गया, नेशनल सीड्स फंड बनाया गया, उसके साथ साथ नीम कोटेड यूरिया जैसी योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। ये सब इसीलिए तो है। उसके बाद दूसरी चुनौती है संसाधनों के स्तर में ही आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बांटते हैं बेटा, एक प्री हार्वेस्टिंग यानी फसल पूर्व, और एक है बेटा फसल पश्चात,
फसल पश्चात, फसल पूर्व और फसल पश्चात। फसल पूर्व, हमने बीज दे दिया, हमने उर्वरक दे दिए, फसल के लिए बीमा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। अब क्या चाहिए? सिंचाई, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम है यहां इरिगेशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में इरिगेशन पर खास ख्याल दिया गया था, लेकिन केवल नॉर्थ जोन में, बाकी हर जगह प्रॉब्लम आज भी विद्यमान है। तो सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, इरिगेशन की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस इरिगेशन के लिए सरकार ने समय समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई। जैसे आपने नाम सुना होगा हरियाली का, आपने नाम सुना होगा स्वजन का, आपने नाम सुना होगा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का, और आपने नाम सुना होगा अभी सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भी, जिसका स्लोगन दिया गया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल। तो ये सब योजनाएं सिंचाई के लिए। फसल पश्चात किसान को क्या चाहिए? पैदा हो गई, उसके बाद चाहिए सर जी गोदाम। क्या चाहिए? गोदाम। उसके बाद चाहिए सर शीत गृह, वातानुकूलित भवन, या इन्हें हम कह देते हैं कोल्ड स्टोरेज। और क्या चाहिए सर जी? मंडी, मंडी होनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों पर तो बात की ही जानी चाहिए। हम यूरोप की तरफ, पूरे यूरोप की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं कि बेटा जितना तुम्हारा टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ना, उतना तो हम सड़ा देते हैं। ये कोई प्राउड करने की बात नहीं है, ये बता रहा है कि फूड सिक्योरिटी हमारे यहां पर कितनी प्रॉब्लमेटिक है, गोदामों की कितनी कमी। और तो छोड़ो सरकारी गोदाम, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बगैर छत के खुले में अनाज पड़ा हुआ है। अब बारिश हो रही है, अनाज ऐसे ही खराब हो रहा है। शीत गृह की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है। मंडी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्ट्स मॉडल एक्ट के नाम पर लेकर आई थी, लेकिन उन्हें कुछ लोगों के अनुसार वापस करना पड़ा सरकार को। मैं समझता हूं कि वो इस देश के एग्रीकल्चरल सेक्टर का काला दिन था जिस दिन वो एक्ट्स वापस हुए। बताऊंगा जब डिटेल पे चर्चा होगी तो उस पर चर्चा करूंगा। क्लियर है मेरी बात? तो फसल पूर्व और फसल पश्चात किसान को क्या चाहिए और इसके लिए सरकार ने क्या क्या किया, इन पर भी मैंने बात की। आधारभूत संरचना, उसके बाद संसाधनों में चाहिए वित्तीय संसाधन, वित्त संसाधनों के स्तर पर। किसानों को क्या चाहिए? पैसा। पैसा, वित्त संसाधन तो चाहिए ही ना। अगली चुनौती क्या आती है? वित्त संसाधन, पैसा। पैसा किस लिए चाहिए, वित्त संसाधन किस लिए चाहिए? दो कामों के लिए, एक तो उत्पादन और एक गैर उत्पादन। एक तो उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए, एक गैर उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए। एक तो प्रोडक्शन करने के लिए पैसे की जरूरत है और एक नॉन प्रोडक्टिव वर्क्स के लिए भी पैसे की जरूरत है। जैसे बच्ची की शादी करनी है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, अपना घर बनवाना है, एक साइकिल लेनी है, एक अलग से गाड़ी भी चाहिए। तो ये गैर उत्पादन कार्य हैं, इन सब के लिए किसानों को पैसा चाहिए। और उत्पादन मतलब भैंस खरीदनी है सर जी, गाय नहीं है सर जी, नई जमीन खरीदनी है, जमीन का लेवल सही करना है, बीज खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना, इरिगेशन के लिए डीजल परचेज करना, इन सब के लिए भी किसानों को क्या चाहिए? पैसा। और इसके लिए सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रामीण बैंकों का, ग्रामीण बैंक बने, ठीक। उसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा नाबार्ड का, जिसका ऑब्जेक्टिव ही है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सरकार लेकर आई। इसके साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा बैंक मित्र की अवधारणा आई। इसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना आ गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना आ गई। उसके साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा नायक समिति की रिकमेंडेशन। किसकी बेटा? नायक
नायक समिति, जिसमें 40% लोन कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा इन पीएसएल को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रूप में दिया जाना चाहिए, यानी पीएसएल के रूप में दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित किया गया। यह सब किसानों के लिए हो रहा है। क्लियर है? तो वित्त संसाधनों के स्तर पर भी, और आप लोगों ने नाम सुना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंकों की अवधारणा आ गई है। साथ ही साथ भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक्स भी बनाए गए हैं। तो पैसे की व्यवस्था सुनिश्चित भी की। अब देखिए क्या क्या किया गया किसानों के लिए। शुरुआत करते हैं। पहली चीज, प्रकृति पर निर्भर कृषि में कमी लाई गई। यह सोचा गया कि भाई जो भारत में प्रकृति पर निर्भरता है कृषि की, उसमें कमी लाई जाए, किसानों के जोखिम को कम किया जाए, और इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया। संसाधनों के स्तर पर बीज के लिए कुछ किया गया, फर्टिलाइजर के लिए कुछ किया गया, सिंचाई के लिए कुछ किया गया, गोदाम के लिए कुछ किया गया, शीत गृह के लिए कुछ किया गया, मंडी को बेहतर बनाने के लिए किया गया, उत्पादन के लिए किया गया, गैर उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए कुछ किया गया। सबके लिए कुछ ना कुछ किया सरकार ने। लेकिन अगर किसानों को पता ही ना हो ये कुछ हो कहां रहा है, भाई आपने तो कर दिया ना, मैं क्या करूं, अपने घर में कहूं जाके भाई मैं ना सिविल सर्विसेज को पढ़ा रहा हूं, ठीक, मैं पढ़ाता हूं सिविल सर्विसेज को, मेरे घर वालों को पता है, और मैं और किसी को नहीं बता रहा कि मैं कहीं और भी पढ़ा रहा हूं या मैं सिविल सर्विसेज को पढ़ा रहा हूं, बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा। और बच्चों तक अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं बेशक से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा लाभ तो किसी को नहीं मिल रहा, मैं आईने के सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। तो सरकार वही कर रही थी, योजनाएं तो लॉन्च कर रही थी, लेकिन इन योजनाओं में कितनी सच्चाई थी, किसानों तक जमीनी स्तर पर ये कितनी योजनाएं पहुंच पा रही थी, ये कह पाना मुश्किल। इसके लिए जरूरी क्या हुई, अगली चुनौती, लास्ट, यहां पर आप जो चैलेंजेस लिख रहे हैं यहीं पर लिख लीजिए, ज्ञान के स्तर पर। क्या बेटा? ज्ञान के स्तर पर किसानों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब मिलता कहां से है, और इसके लिए सरकार ने समय समय पर, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसान विज्ञान केंद्र बनाए गए। किसान विज्ञान केंद्र प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या बना दिए गए? किसान विज्ञान केंद्र। ठीक है बेटा, किसान विज्ञान केंद्र बनाए गए। उसके साथ साथ भी कुछ ऐसा किया गया है, जैसे लिख लीजिए, एक तो हो गया क्या, किसान विज्ञान केंद्र, उसके साथ साथ और लिखिए किसान विज्ञान केंद्र के अलावा क्या किया गया है, वो भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या किया गया, लिखिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है। क्या बनाया गया है बेटा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिया गया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया। आप अपनी भूमि की जांच करा सकते हैं। किसानों से कहा गया आप ना अपनी भूमि से 5 जगह से मिट्टी उठाइए, चारों कॉर्नर से और एक बीचों बीच से, और उसको महीन पीस लीजिए, और महीन पीसने के बाद उसे पहुंचा दीजिए किसान विज्ञान केंद्र। वहां पर आपको पता चल जाएगा आपकी फसल में, आपकी ज़मीन में पोटास की कमी है, जिंक की कमी है, किस चीज़ की कमी है, ये आपको पता चल जाएगा, और उसी मात्रा में वो वहां पर डालिए और आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो किसान विज्ञान केंद्र बनने चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनने चाहिए। उसके साथ साथ एक काम और कर लीजिए। क्या? जरा देखिए, एक काम और कर लीजिए। काम क्या करना चाहिए? काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए कि किसानों के लिए टोल फ्री नंबर भी दे दिया है हमने। आप इस पर भी ट्राई कर लीजिए। टोल फ्री नंबर दिया गया। अब इस टोल फ्री नंबर पर क्या है बेटा? इस टोल फ्री नंबर पर किसान आसानी से किस फसल की बुआई करनी है, किस समय करनी है, कौन सी फसल का दाम अच्छा रहने वाला, ये सब जानकारी ले सकते हैं। और नंबर क्या है? 1800-180-155-1। डीडी किसान चैनल भी, विविध भारती के कार्यक्रम भी, इतना सारा कुछ किया जा रहा है किसानों के लिए। आप मानते क्यों नहीं हैं? तो ये चुनौती है 3 कृषि क्षेत्र में। और आप देखेंगे कि सरकार जो भी कुछ करेगी इन्हीं चैलेंजेस से लड़ने के लिए कर रही होगी।
बात समझ में आई आपको? आप जब भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ेंगे तो इन चैलेंजेस को जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चुनौतियां मैंने आपको बताई ये सब याद में रहेंगी और आप अपने टॉपिक को और आसान बना रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, की वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने बड़ों का बहुत सम्मान करें, अपने छोटों को बहुत ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू।